मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि 1857 की क्रांति के क्या निर्णय आए, क्या निष्कर्ष हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ। भाई क्रांति हम लोग इसलिए कहते हैं उसको कि एक परिवर्तन हो, जो व्यवस्था चल रही हो उस व्यवस्था में एक परिवर्तन होनी चाहिए। क्रांति तभी हम लोग कह सकते हैं। अगर व्यवस्था में परिवर्तन ना हो, सिस्टम में परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्रांति नहीं बल्कि विद्रोह की का नाम देते हैं। 1857 की क्रांति में हम व्यवस्था में परिवर्तन देखते हो तो परिवर्तन क्या था ये देखें। जैसे पहला आया भारत परिषद अधिनियम 1858। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि चार्टर एक्ट आए थे। ये पहली बात, भारत सरकार अधिनियम है, न कि भारत परिषद अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। पहली बार हम ये लोग देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम आया। अब इस अधिनियम में जब हम लोगों ने देखा तो इसमें इस क्रांति का संपूर्ण दोषारोपण कंपनी पर डाला गया। और जो 1853 के चार्टर एक्ट में कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था वह शासन समाप्त कर दिया गया। और कंपनी शासन समाप्त होने के पश्चात भारत में शासन का भार महारानी को सौंपा गया। यानी अब भारत में महारानी का शासन होगा, न कि कंपनी का शासन होगा। और जब महारानी का शासन हुआ तो महारानी तो शासन चलाने आएंगे नहीं, इसलिए भारत के शासन को चलाने के लिए एक नए पद का सृजन किया गया। पद क्या था? भारत सचिव। और इस भारत सचिव के सहयोग के लिए ब्रिटेन में भारत सचिव का कार्यालय बनाया गया। और इस कार्यालय में 15 सदस्य नियुक्त किए गए भारत के शासन को चलाने के लिए। ठीक, अब इन सबका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित किया गया। पूर्व में ही हम लोगों ने देखा था कि जो बोर्ड ऑफ काउंसिल था उसके भी सदस्यों का संपूर्ण वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाता था। यहां पर भी परिवर्तन क्या हुआ? बोर्ड ऑफ काउंसिल के स्थान पर भारत सचिव का ऑफिस, भारत सचिव ये ब्रिटिश कैबिनेट का कोई न कोई सदस्य होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त कर दिए गए और इन सबका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित कर दिया गया। अर्थात भारत की संचित निधि से इन सबका वेतन दिया जाएगा। संचित निधि पर भारित वेतन की जो खासियत होती है वो ये होती है कि जब भी कभी वित्तीय आपात आ जाए तो ऐसी स्थिति में अन्य सभी वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो सकती। जो व्यक्ति प्राप्त करता है वही स्वेच्छा से उसमें कमी कर सकता है, अन्यथा उसमें कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, ये नियम है ऐसा। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जो दूसरा चीज किया गया उसमें यह कहा गया कि जो सीमा विस्तार की नीति है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि कंपनी के समाप्त होने 1857 की क्रांति के मूल रीजन में यह कहा गया कि डलहौजी के इस सीमा विस्तार की नीति का सबसे प्रमुख योगदान था। संभव भी है क्योंकि अधिकतर उन क्षेत्रों में विद्रोह ने ज्यादा जोर पकड़ा जिन क्षेत्रों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। जैसे दिल्ली में उनको किला छोड़ने के लिए कहा गया, वो विद्रोही हो गए। अवध विलय किया गया, झांसी विलय किया गया, फिर अवध के संपूर्ण क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा था। सतारा वहां भी विलय किया गया, तो इन क्षेत्रों में ज्यादा था, इसलिए इस नीति का यहां पर समापन कर दिया गया और यह कहा गया कि कंपनी या सरकार, ब्रिटिश सरकार
पुनः विस्तार की नीति को स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी चीज, भारतीय जो राजा हैं, राजाओं के गौरव और सम्मान की सुरक्षा की जाएगी। वो भी सुरक्षा कैसे? गौरव सम्मान की अपनी तरह। जैसे कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार अपने गौरव और सम्मान की सुरक्षा करती है, वैसे ही भारतीय राजाओं के गौरव और सम्मान की भी सुरक्षा करेगी। क्योंकि कंपनी को यानी ब्रिटिश सरकार को अब क्या लग रहा था कि यदि सभी भारतीय राजा विद्रोही हो गए होते तो ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो राजा हैं, जिन राजाओं को बाद में बनाया भी गया, जैसे कुछ क्षेत्र वापस भी किए गए, ठीक है, बघाट और उदयपुर कैनिंग ने पुनः वापस कर दिया क्रांति के पश्चात, तो उन राजाओं के गौरव और सम्मान और कोशिश ये किया गया कि इन रजवाड़ों को हमेशा सरकार अपना सहयोगी बनाए रखे। क्योंकि ये भी कहा गया ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने कहा कि ये जो रजवाड़े हैं, ये ऐसे जब विपत्ति आती है कोई, तो इसमें एक लोग प्रतिरोधक का कार्य करते हैं, यानी उसकी गति को धीमा करने का ये काम करते हैं, और ये कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के अस्थायित्व के रूप में सामने आते हैं। ये उसको बनाए रखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सेवा का आधार योग्यता को रखा गया। यानी अब प्रशासनिक सेवा में कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर सम्मिलित हो सकता है। भेदभाव से इनकार किया गया। इसी समय से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी स्टार्ट होती है यहीं से, और यही चीजें थी। दूसरा, सैनिक अनुपात। क्रांति से पूर्व भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना में जो अनुपात था, वो एक अंग्रेज के मुकाबले 7 से 6 भारतीय होते थे। कुछ जगहों पर 5 भी रहे हैं, यानी 5 से नीचे सामान्यतः अनुपात 1:6 माना जाता था। लेकिन क्रांति के पश्चात इस अनुपात में परिवर्तन किया गया। इस अनुपात में परिवर्तन क्या किया गया कि बंगाल में यह अनुपात 1:2 रखा गया, और अन्य जगहों पर 2:5 या 1:3 ये रखा गया। यानी यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई, या भारतीयों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, ताकि भविष्य में विद्रोह की संभावना को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट, सैनिक भर्ती के लिए रॉयल आयोग कमीशन या आयोग का गठन किया गया। इसको आयोग कीजिए, रॉयल कमीशन हम लोग बाद में अकाल में पढ़ेंगे। रॉयल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इसका काम क्या था कि सेना की भर्ती की दशाएं क्या होनी चाहिए, भर्ती में संख्या क्या होनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण कैसे देना चाहिए, इस पर इनको बकायदा अपनी संस्तुति देनी थी। और फिर इन्होंने संस्तुति, उसी के आधार पर ब्रिटिश सेना में सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई, ठीक है। 1858 से ही ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आया। अब परिवर्तन क्या था कि अब तक इसका जो नीति था वो था साम्राज्य विस्तार। यानी सैनिक शक्ति के बल पर सेना के माध्यम से भारत का शोषण। जैसे हम लोग
जब 1857 की बात करते हैं तो उसमें रजवाड़ों पर युद्ध थोपा गया, युद्ध लड़े गए, और जब वो रजवाड़े पराजित हो गए तो इन रजवाड़ों से युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत ज्यादा संपत्ति ली गई। जैसे 1798 के पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अपनाई। सहायक संधि प्रणाली में किया क्या कि जो सेना थी ब्रिटिश, वो कंपनी भारतीय रजवाड़ों के पास रख दी गई और उस कंपनी का संपूर्ण व्यय भारतीय रजवाड़ों के ऊपर थोप दिया गया। यानी कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, शोषण भारतीयों का ही होना था। 1858 की जब क्रांति हुई तो इसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया। पहले क्या था, सैनिक शोषण यानी सेना के माध्यम से आर्थिक शोषण कर रहे थे। अब यहीं पर इन्होंने आर्थिक शोषण का कार्य प्रारंभ किया। बाद में इस आर्थिक शोषण को कुछ भारतीय राजनेताओं ने उजागर भी किया, जिनमें दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने बकायदा अपनी पुस्तक दी। पुस्तक में इस आर्थिक शोषण को पब्लिक के सामने लाए और यह आर्थिक शोषण काफी हद तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है। दूसरा, यहीं से इन्होंने एक और नीति डाली, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में यह था कि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान ये दोनों एकजुट होकर के विद्रोह में सम्मिलित होते हैं, और अगर इन दोनों एकजुट रहते हैं दोनों, तो संभव है कि आज नहीं तो कल यह पुनः विद्रोह कर दे। तो अगर ये पुनः विद्रोह कर देते हैं तो दोबारा होने वाले विद्रोह में अंग्रेजों को भारत हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इसकी एक रूपरेखा बनाई। इन्होंने कहा, अब देखिए जब हम लोग बात इसकी करते हैं फूट डालो राज करो की, तो 1857 की क्रांति के पश्चात इसमें इनके समय समय पर परिवर्तन होते रहे। देखिए जैसे 1857 की क्रांति में अधिकतर स्थानों पर क्रांति का नेतृत्व मुस्लिम वर्ग के द्वारा किया गया। इसलिए प्रारंभ में अंग्रेजों को यह लगा कि भविष्य में पुनः यदि क्रांति होती है तो अंग्रेजों का प्रतिरोध मुस्लिम ही करेंगे। इसलिए क्रांति के जस्ट पश्चात इन्होंने प्रारंभ में हिंदुओं को राजनीतिक छूट प्रदान करनी प्रारंभ कर दी। हिंदुओं को ही अधिकतर आधुनिक शिक्षा इत्यादि प्रारंभ किया। इनको प्रशासन में भी लिया। विधायिका जब बनी 1861 में तो उसमें भी अधिकतर हिंदुओं को ही सम्मिलित किया। मुस्लिमों की संख्या कम थी। प्रारंभ ये है। और इनके इन कार्यों से हुआ क्या कि हिंदुओं में मध्यम वर्ग का उदय होता है। और इस उदय का कारण यह था अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेज प्रारंभ में हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कर रहे थे। क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में यह बात थी कि अंग्रेजों का विरोध मुस्लिम ही कर सकते हैं, इसलिए मुस्लिमों के खिलाफ यदि हिंदुओं की सहायता, जो बहुसंख्यक हैं, उनकी सहायता अगर मुझे मिल जाए तो मुस्लिमों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। वो कभी भी अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकते। एक ये विचारधारा थी। इसलिए जब हिंदुओं का साथ देना प्रारंभ किया तो हिंदुओं में एक नया शिक्षित वर्ग उभर कर सामने आता है, जो अंग्रेजी भी जानता था, पढ़ा लिखा भी था, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था में सम्मिलित भी था। ये सारी चीजें थी। तो जब वो वर्ग आया सामने तो उसने अंग्रेजी सिस्टम को देखा, अंग्रेजी साहित्य भी पढ़े, तो उसने चालू किया मांग। और हिंदुओं के कई संगठन सामने आए। जब हिंदुओं के कई संगठन सामने आए और हिंदुओं ने मांग प्रारंभ की,
तब अंग्रेजों को क्या लगा कि संख्या की दृष्टि से हिंदू ज्यादा हैं और मुस्लिम कम। कुलीन वर्ग की अगर बात करें तो कुलीन में भी हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम। जब इन्होंने मुस्लिमों की तरफ मुखातिब हुए ये देखा कि मुस्लिम की तरफ देखा जाए, तो ये देखा कि मुस्लिमों में अशिक्षित, रूढ़िवादी, गरीब इत्यादि प्रकार के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनको अंग्रेजों के पक्ष में जोड़ा जा सकता है। और 1875 के बाद सर सैयद अहमद का साथ मिल गया अंग्रेजों को, और 75 के बाद अंग्रेजों की नीति मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की हो जाती है, जिसमें सहायता किया सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद ये भी चीजें आती हैं। फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत किसी एक वर्ग को अपने साथ जोड़ दिया जाए, दूसरा वर्ग स्वतः कमजोर हो जाएगा, और इसी फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम यह हुआ कि भारत के 3 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, ये चीजें आई। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल नाम बदलकर इसका वायसराय हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल वायसराय हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग यहां पर इसको देख ले एक बार। पहला, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, ये चीजें इस पे कभी न कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बंगाल का अंतिम वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के ही समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने एक बात देखी थी कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान यह भी था कि बंगाल के ही गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों में अधिकारिता दे दी गई थी, अर्थात बंबई और मद्रास का गवर्नर भी उसके अधीन आ गया। तो जब उसका गवर्नर अधीन आए वहां के, तो यहां एक नाम आ गया गवर्नर जनरल, और यह गवर्नर जनरल भी कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अब अंतिम गवर्नर जनरल ये हुए लॉर्ड विलियम बैंटिंग। ठीक, इन्हीं के समय 1833 में चार्टर एक्ट आया, और इस एक्ट में
गवर्नर जनरल का जो नाम था वो परिवर्तित किया गया और बंगाल के स्थान पर यह कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। इसलिए यहां अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, फिर अंतिम लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय ही 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। और इस घोषणा के पश्चात ही 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें यह कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है भारत का, उसका नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया जाए। तो जो कि कैनिंग के समय आया था, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय की बात जब होती है तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, अंतिम वायसराय। हमको पता है, आपको भी पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन के ही समय 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार 15 अगस्त और 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। ठीक, तो जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए तो उस समय समस्या यह थी कि दोनों के संविधान तो भी बने नहीं थे, तो दोनों का राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा। तो पाकिस्तान ने अपना राष्ट्राध्यक्ष कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया और भारत ने अपना राष्ट्राध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया। ठीक, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और वह जब स्वतंत्र होते हैं तो वायसराय का नाम हटाया गया और रख दिया गया गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन पहुंच गए लंदन। तो अब ये सीट तो खाली हो गई, तो सीट जब खाली हुई और संविधान जब तक लागू नहीं होगा तब तक सीट खाली है, तो उस पर किसी न किसी को तो बैठाना पड़ेगा। तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। और ये कब तक रहते हैं? 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हो जाता है। और भारतीय संविधान के अनुसार संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें ही एक नया पद जिसे राष्ट्रपति कहा गया, इस पर बैठा दिया जाता है और गवर्नर जनरल का पद यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक ये व्यवस्था दी गई। इसमें कर मिलान में पूछ लेते हैं या अलग से भी पूछ लिए, ऑप्शन में कई अंग्रेजों का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए। पुनः हम लोग वायसराय के कार्यों पर चलते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अठारह से 1862 लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड। अब हम लोग ये देखें कि लॉर्ड कैनिंग के समय कार्य क्या क्या हुए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य तो जरूर हुए होंगे। पहला महत्वपूर्ण कार्य तो इसके समय 1857 की क्रांति की थी। ठीक है, पहला 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, इस इंडियन काउंसिल एक्ट में जो सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उसमें केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों की स्थापना की गई। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों की स्थापना की गई, पहला काम। ठीक, लेकिन जब हम प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम विधान परिषद की स्थापना कब की गई, तो वो हो जाता है 1853।
चार्टर एक्ट, क्योंकि यहां पर वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसमें बाहर से भी अब लोगों को नियुक्त किया जा सकता था, असैनिक पदाधिकारी। अब तक क्या होता था, केवल सैनिक पदाधिकारी होते थे, लेकिन यहां पर एक मांग रखी गई कि असैनिक पदाधिकारी भी वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित हो सकते हैं, और उस कार्यकारिणी की अधिकतम संख्या रखी गई थी 12। ठीक, उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, उसी को 1861 में बढ़ाया गया आगे, और यह कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषदों की स्थापना होगी, जिसमें शिक्षित भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाए। लेकिन अब तक निर्वाचन की बात नहीं थी, निर्वाचन नहीं होता था किसी का। जो भी सदस्य थे उन सभी को मनोनीत किया जाता था, न कि निर्वाचित किया जाता था। तो अगर सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो मनोनयन जो व्यक्ति करेगा वो हमेशा अपने अनुसार लोगों को करेगा, ऐसे लोग जो विरोध ना कर सके। लेकिन इसमें जो परिषद बना प्रांतीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, जिन भारतीयों को सम्मिलित किया गया, उद्देश्य सिर्फ यह था कि वह भारतीय इस संवैधानिक व्यवस्था से परिचित हों। उनको ना तो उस व्यवस्था में बोलने का अधिकार था, ना वो प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना तो किसी बहस में सम्मिलित होने का अधिकार था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बैठने का अधिकार और सुनने का अधिकार दिया गया, बस। ना बोल सकते थे, ना प्रश्न पूछ सकते थे। जब बोल ही नहीं सकते तो प्रश्न पूछना और बहस करने की कोई बात ही नहीं थी। सिर्फ बैठो गांधी जी के बंदर की तरह, ना बोलो ना देखो। भाई देख सब सकते थे, खाली बोल नहीं सकते हैं। 2 गांधी जी के बंदर थे, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। ठीक है, तो वो चीजें। नेक्स्ट, इन्हीं के समय प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। क्लासेस शुरू हो गए थे कैनिंग के समय। 1856 से ही उन विश्वविद्यालयों में क्लासेस शुरू हो गए। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच के अनुसार हुई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। उसमें यह कहा गया था, ये जो विश्वविद्यालय होंगे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर होंगे। इन विश्वविद्यालयों का काम होगा पेपर सेट करना, परीक्षा लेना और डिग्रियां देना। ये सारी चीज इनको दी गई थी। जो आज विश्वविद्यालयों को काम है, वही उस समय भी वुड डिस्पैच में ये कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के समय 1856 में बंगाल प्रेसिडेंसी में किसानों के द्वारा नील विद्रोह हुआ। समस्या क्या थी नील का? बाद में भी तिनकटिया प्रणाली, गांधी जी के समय चंपारण सत्याग्रह, वो भी नील के खेतियों के लिए थी। नील की खेती प्रारंभिक दौर में तो बहुत लाभदायक थी, लेकिन जैसे कृत्रिम नील का आविष्कार जर्मनी में हुआ और कृत्रिम नील का उत्पादन प्रारंभ किया जर्मनी ने, वैसे ही प्राकृतिक रंगों की मांग विश्व में खत्म हो गई। लेकिन फिर भी प्राकृतिक रंग उत्पादन के लिए कंपनी के जो ठेकेदार थे उनके द्वारा जोर डाला जा रहा था, और जब कंपनी के ठेकेदार लगातार जोर डाल रहे थे तो उसी परिणाम स्वरूप ये तिनकटिया प्रणाली भी, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह भी हुआ और नील के किसानों का विद्रोह भी हुआ। 1860 में दंड संहिता लागू की गई, जिसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस दंड संहिता में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, अर्थात भारत में अब दासता नहीं हो सकती, बल्कि ये दासता करने वाले भी अंग्रेजी थे। अधिकतर नील की खेती में, चाय बागानों में, ठीक है, ऐसे जो भी थे उन सब में इस दासता को प्रश्रय देने वाले अंग्रेजी थे। अंग्रेजी नियम बना रहे हैं, लेकिन ये चीजें खत्म कैसे? भाई नियम बनाने वाला मैं, जो नियम बना रहा है उसका विरोध करने वाला मैं,
तो फिर नियम खत्म कैसे हो सकता है? मेरी दूसरे के ऊपर ये लागू होगी ना नियम, मेरे ऊपर थोड़ा लागू होता है। तो ये भारतीयों के लिए बनाया गया था, अपने लिए नहीं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम कैनिंग के टाइम पर पारित हुआ। लाया गया डलहौजी के समय, पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय, और इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में सहयोग किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने, जो एक भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्याय प्रणाली में भी, न्यायिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे 1858 में इंडियन पैनल कोड लाया गया। 1859 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया, और 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। ठीक, और इसी हाई कोर्ट एक्ट के आधार पर मद्रास, बंबई और कलकत्ता, इन तीनों स्थान पर हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये चीजें हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इनके बाद कौन से वायसराय और उनके कार्य क्या थे। लॉर्ड एल्गिन, (1862 से 63), समय से पूर्व ही इनकी असमय मृत्यु हो गई, जिसके कारण बाद में जो कार्यकाल बचा था नए गवर्नर वायसराय के आने तक, उसमें चार्ल्स नेपियर और डेविडसन नाम यही शायद था कि मालेसन था, उन्होंने इनका कार्यकाल पूरा किया था। ये 2 साल का, जब तक नहीं आ गया तब तक चार्ज पर थे। इसके समय जो सबसे बड़ी बात थी वो था वहाबी आंदोलन का दमन। जो सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य था वो था वहाबी आंदोलन का दमन किया इन्होंने। ठीक है, ये एक इस्लामिक आंदोलन था जो वहाबी कहा जाता था लोगों को। उन्होंने ये आंदोलन चलाया था हिंदुओं के खिलाफ, ये पूर्णतः धार्मिक आंदोलन। ठीक है, और इसका इन्होंने दमन किया। 1863 में इनकी असमय मृत्यु हो गई। इनके पश्चात जो दूसरे आए, सर जॉन लॉरेंस, लॉरेंस 1864 से 1869, सर जॉन लॉरेंस। इसके विषय में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अहस्तक्षेप नीति की नीति का पालन। जब हम लोग हस्तक्षेप की नीति की बात करते हैं तो एक नाम याद आता है सर जॉन सोर का। ठीक, कब? 93 से
1798 के बीच, 1793 से 1798 के बीच, और वो भी हस्तक्षेप की नीति का पालन अफगानिस्तान के ही परिप्रेक्ष्य में कहते हैं। लेकिन इनका जो हस्तक्षेप नीति था उसको एक अलग नाम दिया गया, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, इनके हस्तक्षेप नीति को दिया गया पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी। भाई स्पेलिंग इत्यादि कुछ गलत होगा तो सही कर लेना। ठीक है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये नाम दिया गया इनको। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस की अफगानिस्तान के विषय में जो हस्तक्षेप नीति थी उसको एक नया नाम दिया गया, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है, दूसरा, इन्हीं के समय 1863 में यूरोप के साथ दूर संचार प्रारंभ हुआ, यानी संचार के साधन और तीव्र हो गए। कब? सर जॉन लॉरेंस के टाइम में यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था, यानी उस समय तार खींचे गए होंगे, क्योंकि दूर संचार में उपग्रह वाला कुछ नहीं था, तार के माध्यम से ही संचार चलते थे। इसमें कहते हैं कि समुद्र के अंदर तार लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, उसके बाद ये चीजें कैसे बिछाई गई थी पता नहीं क्या था। ठीक है, इसी समय कलकत्ता, हम लोगों ने भी देखा था, कैनिंग के समय हुआ था, लेकिन जो कलकत्ता, मुंबई और वो है, वो हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अनुसार हुआ, लेकिन जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई वो सन जॉन लॉरेंस के उसमें हुआ। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ये ध्यान रखना, उसमें थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, इनके समय में स्थापित किए गए हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भूटान के साथ युद्ध। में बंदा हस्तक्षेप नीति का पालन तो कर रहा है, लेकिन भूटान जैसे कमजोर देश के साथ, बहुत छोटे देश के साथ हस्तक्षेप नीति को तोड़ भी रहा है, एक युद्ध भी लड़ा, काबिल था। ठीक, 1868 में पंजाब काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। अभी पिछली साल तो ये पेपर पूछा गया था, तो उसमें पंजाब, बंगाल या संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम के भी पूछे गए थे प्रश्न, ये कब पारित हुए। ठीक है, तो इसीलिए नोट कराते नहीं, पहले जिस पे प्रश्न नहीं आते थे, या अब जल्दी में शुरू हुआ है तो जल्दी में आप लोग पढ़ भी लो, नहीं बहुत ज्यादा वो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मायो 1869 to 72, 1869 से 1872। देखिए उन्होंने क्या किया। 1869 में सर्वप्रथम वित्त का विकेंद्रीकरण किया। इस वित्त के विकेंद्रीकरण में पहली बार प्रांतीय व्यवस्था की गई, जैसे टैक्सेशन प्रणाली अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। उस टैक्सेशन प्रणाली में होता क्या है कि कुछ टैक्स, जैसे जीएसटी, इसकी बात करते हैं, इस जीएसटी को वसूलने का कार्य किसका है? केंद्र सरकार का। इसी के साथ चलता है एसजीएसटी, ये किसका है? प्रांत का है। लेकिन जो केंद्रीय जीएसटी है
अधिकतर वस्तुओं पर यही लगती है, बहुत सी चीजों पर यस जीएसटी नहीं लगता, ये कुछ ही वस्तुओं पर, जैसे पेट्रोल पर यस जीएसटी लगता है, आबकारी इत्यादि में यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है जीएसटी में, इसमें केंद्र के साथ साथ प्रांतों का भी हिस्सा होता है। ठीक, यानी प्रत्येक प्रांत को भी जीएसटी में कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा, ये पक्का हो गया। तो अगर प्रांतों का भी हिस्सा है जीएसटी में, तो ऐसी ही व्यवस्था लॉर्ड मायो ने 1869 में सर्वप्रथम दिया कि जो केंद्र के पास वित्त आता है, उस वित्त में प्रांतों की भी हिस्सेदारी होगी, और उन्होंने यहीं से प्रारंभ कर दिया कि उस वित्त में प्रांतों को भी एक हिस्सा देने की परंपरा। ठीक, तो वो यहां से आया। नेक्स्ट, 1872 में प्रथम बार जनगणना कराई गई लॉर्ड मेयो के समय। ठीक, पहली जनगणना 1872 में, लेकिन जब रेगुलर जनगणना की बात होती है तो उसमें इसको नहीं जोड़ा जाता। वो जनगणना स्टार्ट होती है 1881। लॉर्ड लिपन के समय में वह जनगणना के सोर्स भी मिलते हैं। इस जनगणना जनसंख्या इत्यादि क्या थी, इसके सोर्स नहीं मिलते, जो सोर्स पर हम विश्वास कर सके वो नहीं मिलते। इसमें सोर्स भी मिलते हैं, और उसमें कहा जाता है कि उस समय 254 मिलियन जनसंख्या थी भारत की। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजाओं के साथ संबंध तो अब कंपनी ब्रिटिश अच्छा ही कर रही थी। महारानी का भी ये आदेश था कि जो भारतीय रजवाड़े हैं उनको प्रश्रय दिया जाए, उनके साथ शाश्वत मित्रता की संधि अपनाई जाए। पृथक पार्थक्य की जो नीति पहले चल रही थी वो चीजें नहीं, बल्कि शाश्वत मित्रता की हो, उनको हम मित्र की तरह माने, ताकि भविष्य में यदि कोई विद्रोह ऐसा होता 1857 की क्रांति की तरह, तो उसमें वो हमें सहयोग कर सके। ये उद्देश्य था। तो यहां पर उन्होंने लॉर्ड मेयो के समय एक कार्य किया गया। राजाओं और इनके पुत्रों की शिक्षा के लिए प्लस राजनीतिक शिक्षा, दोनों चीजें, शिक्षा प्लस राजनीतिक शिक्षा के लिए कठियावाड़, गुजरात में पड़ता है कठियावाड़, कठियावाड़ में राजकोट विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें केवल भारतीय राजा या राजाओं के पुत्र ही पढ़ सकते थे, अन्य किसी का इसमें एडमिशन नहीं होता। अर्थात कुलीन लोगों के लिए एक नया विश्वविद्यालय यानी विद्यालय की स्थापना हो रही है। दूसरा, इसी तरह जैसे ये राजकोट विद्यालय स्थापित हुआ, ऐसे ही एक दूसरा विद्यालय स्थापित हुआ अजमेर राजस्थान पे, मायो विश्वविद्यालय, यानी लॉर्ड मायो के ही नाम पर मायो विद्यालय स्थापित हुआ। भाई गुजरात में भी रजवाड़े और राजस्थान में भी बहुत से रजवाड़े, तो उन दोनों रजवाड़ों के बच्चों के लिए विद्यालयों की स्थापना हुई। इन रजवाड़ों के विद्यालयों में सिर्फ रजवाड़ों के ही बच्चे पढ़ सकते थे, अन्य किसी का कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता था। और मूल शिक्षा क्या थी इसमें? राजनीति की शिक्षा, ताकि उन रजवाड़ों के बच्चों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक, 1872 में लॉर्ड मायो महोदय अंडमान गए। पहले गए होंगे, कुछ भी रहा हो सकता है भाई, व्यक्ति है, वायसराय है, भारत में कहीं पे भी जा सकता है। अंडमान जाए, चाहे निकोबार जाए, चाहे इंदिरा पॉइंट जाए, कहीं भी जाए, टहलने की इच्छा है, वायसराय हैं, जहां इच्छा वहां जाए। जैसे मोदी जी टहलते रहते हैं, जाते रहते हैं, बड़े काम से जाते हैं, तो ये भी किसी काम के उद्देश्य से गए होंगे। या अंडमान में भी जनसंख्या थी, वहां कुछ उद्देश्य रहा हो। अंडमान जब गए तो वहीं पर एक पठान था जिसने चाकू मारकर
लॉर्ड मायो की हत्या कर दी। वही इनकी समाधि भी है, वही दफन भी कर दिए गए थे। ठीक है। और इस प्रकार कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही लॉर्ड मायो की पठान के द्वारा चाकू मारकर हत्या, यानी वायसराय की चाकू मारकर हत्या की जाती है, गलत बात थी। ठीक है। इसी के बाद वायसराय की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872 से 1876), ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जो भारतीय रजवाड़ों के विलय की नीति थी, इसने अपने इस छोटे से टाइम पीरियड में उस नीति को समाप्त किया। इसने क्या किया? बड़ौदा के गायकवाड़ को पदच्युत किया 1875 में, और इसे विलय कर लिया। ठीक है। कुछ रीजन रहे होंगे। एक तो गायकवाड़ राज्य जो है बड़ौदा, वो भी बहुत छोटा ही था। ठीक है। यहाँ बाद में फिर दूसरी शासन सत्ता या जो भी रहा हो, पब्लिक विरोध रहा हो या कुछ और रहा हो, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध रहा हो गायकवाड़ के द्वारा, जो भी हो, पदच्युत किया और विलय किया। दूसरा 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हो रहा कूका विद्रोह, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया राम सिंह ने। (1872 में पंजाब में कूका विद्रोह, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था, उस समय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, जिनके द्वारा उस कूका विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा, जिसमें कहते हैं लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी इस बिहार में जो अकाल पड़ा है। अकाल का रीजन था सूखा। अब अंग्रेजों के समय हम लोग जब देखते हैं उनकी राजस्व व्यवस्था, तो उसमें ये चीज देखते हैं कि जब भी सूखा पड़ता था जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भूखे बहुत से ज्यादा लोग मरते थे, भूख से बहुत ज्यादा लोग मरते थे। और जब वो उस क्षेत्र में भूख से लोग मरते थे, तो समस्या क्या होती थी? इसका मतलब क्या था कि लोगों के पास अनाज अतिरिक्त रूप में नहीं रहता था, यानी जो भी उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का अधिक से अधिक हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल कर लिया जाता था। जब अधिकतर हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल कर लिया जाएगा, तो किसान के पास अतिरेक की मात्रा नहीं होगी कि वह सूखा इत्यादि के समय में इस अतिरिक्त मात्रा से अपनी जीविका को चला सके। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती थी, और यही रीजन होते थे। जैसे ही थोड़ा सा सूखा पड़ता था, बरसात की मात्रा, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो काफी कुछ मानसूनी वर्षा पर या वर्षा पर निर्भर होती है, तो जैसे ही वर्षा की मात्रा कम हुई, सूखा पड़ा। सूखा पड़ते ही लोग भूख से मरने लगे, और जब भूख से मरने लगे तो फिर उस समय तक अकाल प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहायता भी कंपनी या ब्रिटिश नहीं करते थे। ये तो बाद में स्ट्रैची आयोग बना, उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए गोदाम इत्यादि भी, कुछ अनाज भंडार भी, राजस्व में छूट की बात भी कही, और बाद में वो चीजें की गई। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि जो क्षति होती थी अकाल पड़ने से, उस क्षति की मात्रा में कमी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट 1875 में वेल्स के राजकुमार 1875 में वेल्स के राजकुमार
की भारत यात्रा होती है। 1875 में वेल्स के राजकुमार की भारत यात्रा हुई। ठीक। दूसरा, अफगान मामले पर विवाद के चलते कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही लॉर्ड नॉर्थब्रुक को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक। और इस्तीफा देने के बाद वापस चले गए और नए वायसराय आते हैं लॉर्ड लिटन। बड़ा फेमस आदमी है भाई, इसको प्रतिक्रियावादी व्यक्ति भी कहते हैं। परिवर्तन ज्यादा नहीं चाहिए था, जो चीज पहले से चली आ रही हो उसी को बनाए रखने का प्रयास। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन। लिटन 1876 से 80। इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी था। ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है पत्रकारिता के माध्यम से, उसको रोकने का प्रयास किया। भारतीय जो सामाजिक अधिकार था उसको रोकने का प्रयास किया। अन्य कई प्रकार की प्रतिक्रियावादी चीजें इसने लागू की और उसका परिणाम यह हुआ कि काफी विरोध भी झेलना पड़ा। जैसे जिस टाइम ये आता है उस समय अकाल प्रभावित था पूरा भारत। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी सरकार की। अच्छी आर्थिक स्थिति ना होते हुए भी लॉर्ड लिटन ने कुछ ऐसे कार्य किए जो उसका विरोध वायसराय की कार्यकारिणी ने किया, लेकिन लॉर्ड लिटन ने अपने वीटो का प्रयोग करते हुए उन अधिनियमों को पास कराया। क्योंकि इसमें जो था उसमें एक नियम भी था कि वायसराय यदि चाहे तो कार्यकारिणी में वीटो का प्रयोग करके किसी भी प्रकार के अधिनियम को वह पास करवा सकता है। ठीक। तो देखिए इसने क्या किया। इस दौरान 29 वस्तुओं, जिसमें अधिकतर सूती वस्त्र थे, अलग अलग प्रकार के विस्तुला इत्यादि भी था, ये सब चीजें थी सूती वस्त्र। इन सभी वस्तुओं पर से आयात शुल्क समाप्त कर दिया। देखिए नीति क्या है। 29 वस्तुओं पर से आयात शुल्क किया। दूसरा, 1879 में विदेशी मोटे वस्त्र जो आयातित होते थे उस पर वीटो का प्रयोग करके उस पर से भी आयात शुल्क हटाया। ठीक। अब देखिए, चलिए शुल्क आप समाप्त कर रहे हो, लेकिन इस शुल्क को समाप्त करने का उद्देश्य तो होना चाहिए भाई, क्योंकि शुल्क से सरकार को एक आय मिल रही थी। सरकार ने शुल्क समाप्त किया, सरकार की आय कम हो गई, ये तो होगा। लेकिन इसका फायदा किसी न किसी रूप में तो कंपनी को मिलना चाहिए। अगर इसका फायदा न मिल रहा होता तो शायद लिटन को वापस बुला लिया जाता। लेकिन जब हम मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलते हैं तो उस पर ही देखिए, विदेशी वस्तु है, जिस टाइम यह हटा रहे इस समय भारत में भी सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे पनप रहा था। ठीक। विदेशी वस्तु है, आयात शुल्क समाप्त किया गया, तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी?
बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी ब्रिटेन से आने वाली वस्तु की मांग आयात शुल्क हटने से बढ़ जाएगी। अगर वस्तु सस्ती हुई, कीमत कम हुई, तो इस वस्तु की प्रतिस्पर्धा किससे होगी? भारतीय वस्तु से। ठीक, भारतीय वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क ऑलरेडी लगा हुआ है, उस पर शुल्क नहीं खत्म किया गया, उस पर निर्यात शुल्क लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अंग्रेजी वस्तु और भारतीय वस्तु लगभग समान दर पर रहेंगी। हो सकता है अंग्रेजी वस्तु कुछ सस्ती हो जाए, वहां उत्पाद शुल्क सरकार ने माफ कर दिया हो। तो ऐसे में बाजार से भारतीय वस्तुओं को या भारतीय वस्तुओं को बाहर करने के उद्देश्य से लिटन ने आयात शुल्क समाप्त किया। ठीक, देखिए ये चीज था, कुछ भी रहा हो, अंग्रेज हमेशा अपने फायदे की बात सोचते थे। उन्होंने कभी भी भारतीयों के हित की बात नहीं सोची। हम चाहे जितना भी अच्छा कहें कि अंग्रेज बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन कभी नहीं। उन्होंने जो भी किया उन्होंने अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, यहां पर भी वही था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1879 में सर रिचर्ड स्ट्रेची इनकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया, क्योंकि कई अकाल पड़ चुके थे और प्रत्येक अकाल में काफी ज्यादा जनधन माल की हानि होती थी। इसलिए लिटन ने एक ये कहा, ठीक था भाई, चलो स्ट्रेची की अध्यक्षता में आप कर रहे हो, तो यहाँ पर इस अकाल आयोग के गठन से कुछ फायदा जरूर मिलेगा। एक तो फायदा ये रहेगा कि अकाल आयोग की जो संस्तुति आएगी उसे फुलफिल कर दिया जाए, उसे लागू कर दिया जाए। लिटन के समय अकाल आयोग की संस्तुति जो आई या रिपन के समय आई तो उसे लागू भी किया गया। और बाद में हम जब देखते हैं कि 1879 अकाल आयोग के बाद 80 के पश्चात ये रिपन के समय आया था इसकी संस्तुति, और रिपन ने लागू भी किया था। कहते हैं जो भी चीजें आई उसको लागू भी किया गया। और बाद में अकाल तो पड़े, लेकिन अकाल से होने वाली जो क्षति होती थी उस क्षति की मात्रा को कम कर दिया गया इस अकाल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के पश्चात। ठीक, 1876 महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी। ठीक, दूसरा 1 जनवरी 1877 में अकाल था। उस समय अकाल की स्थिति होते हुए वे भी भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसकी आवश्यकता थी। जितना पैसा दिल्ली दरबार में इन्होंने खत्म किया, अगर वो पैसा अकाल पीड़ितों की मदद के लिए दिया जाता तो शायद अकाल से मरने वाले लोगों की बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति में जब देश भूख से लोगों मर रहे हो, जब देश में भूख से लोग मर रहे हो, उस स्थिति में दिल्ली दरबार का आयोजन करना
लिटन के लिए अच्छा नहीं था। और जब भारतीय भाषाओं ने उसके इस कार्य की निंदा प्रारंभ की, घोर निंदा, तो उसने उसके कार्य को या उनकी आवाजों को दबाने के लिए प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया। ठीक, और एक नया प्रेस एक्ट लाया 1878 में, जिसे हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम, दोनों नाम। इसमें था क्या? यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट केवल भारतीय भाषाओं के पत्रों पर लागू होता था। ठीक, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट केवल भारतीय भाषाओं के पत्रों पर लागू होता था। कोशिश यह किया गया था इस पत्र वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाने के लिए कि जो भी भारतीय भाषा के पत्र हैं जो लिटन की या अंग्रेजी साम्राज्य की आलोचना कर रहे हैं, उन पत्रों को दंड देना। और इसमें सर्व प्रमुख पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आना था, रात्रि में ही इसके संपादक को ये बात पता चल गई अमृत बाजार पत्रिका की, और रातों रात यह पत्रिका हिंदी में जो छपती थी वो हिंदी से अंग्रेजी में हो गई। अगले दिन पता चला रात में हिंदी में आती थी प्रतिदिन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रात्रि में लागू हुआ और सुबह जब देखा गया इस पत्रिका, भाई इस पे भाषा पे ही सब कुछ था, जब देखा गया इस पत्रिका का तो ये देखा गया तो अंग्रेजी में है। और जब भाषा परिवर्तित हो गई, भारतीय भाषक नहीं अंग्रेजी भाषक हो गया, तो फिर उस पे दंड का कोई प्रावधान नहीं बनता था। तो यहां ये हुआ। लेकिन एक दूसरा पत्र सोम प्रकाश, इस पत्र की भाषा परिवर्तित नहीं हो पाई और इस पर केस दर्ज हुए। 1 मिनट, इसमें और थोड़ा सा। एस.एन. बनर्जी, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यह आकाश से वज्रपात की तरह है। अचानक चीजें आई, अचानक। पहले से पता हो कि चलो ऐसा कुछ आ रहा है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अचानक आई। अब ये देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में था क्या। इसमें यह कहा गया कि कोई भी स्थानीय भाषा का पत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ की आलोचना नहीं कर सकता। ठीक, इसी में पूर्व पत्रेक्षण का प्रावधान किया गया, यानी छपाई से पूर्व पत्र को कुछ अधिकारियों के पास भेजना होता था। वो उस पत्र की संपूर्ण भाषा पढ़ लेते थे। भाषा पढ़ने के बाद वो जब अप्रूवल देते थे तभी उस पत्र को छापा जा सकता था, अन्यथा वह पत्र नहीं छापा जा सकता। यानी उसकी भाषा जब तक शुद्ध ना हो, अंग्रेजों को ना लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है चलो कोई अर्थ नहीं, इससे ब्रिटिश शासन की कोई आलोचना नहीं है, ये सब जब चीजें हो जाती थी तभी उसको छापा जा सकता था। ठीक,
एकमात्र पत्र पायनियर ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। इकलौता पत्र है ऐसा जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया है। अन्य जितने भी पत्र पत्रिकाएं थी उन सब ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1877, भारतीय शस्त्र अधिनियम 77 क्या 78 में शस्त्र अधिनियम 77-78 कहते हैं, आया 77 में, पारित हुआ 78 में, आया 77, पारित हुआ 78। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कोई भी भारतीय लाइसेंसी बंदूक लेकर घूम नहीं सकता। यानी आप अपनी सुरक्षा के लिए भी आपके पास जो लाइसेंसी बंदूक है उसको लेकर के बाहर नहीं जा सकते हैं। ये चीज यहाँ की, इससे क्या मतलब था? कुछ नहीं, लेकिन लिटन को ये लगता था कि ये भारतीय जो है ये अपनी लाइसेंस, चूंकि आक्रोश है ही है, प्रतिक्रियावादी भी है, तो इसके इन कार्यों से हो सकता है आक्रोश की मात्रा काफी बढ़ी हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मारी दे किसी अंग्रेज को। इसलिए इन्होंने पूर्णतः रोक लगा दी कि आप अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ घर के बाहर नहीं निकल सकते, घर में जितना उसको देखना है देख सकते हो। ठीक, वैधानिक जनपद सेवा, कुछ कार्य ठीक है। इसके अनुसार इसने प्रस्ताव किया कार्यकारिणी के समक्ष। ठीक, प्रस्ताव किया था, पास नहीं हो पाया था। इसमें यह था कि कुछ उच्च कुल के भारतीयों की वैधानिक जनपद सेवा में नियुक्ति की जाए। देखिए, अब समस्या ये थी कि ये क्यों, जैसे जब दिल्ली दरबार या जब भी आयोजन हुए दिल्ली दरबार के, तो उस दिल्ली दरबार में होता क्या था, जो भी रजवाड़े होते थे उन सबको आमंत्रित किया जाता था और सबको सबकी स्थिति के अनुसार बैठाए भी जाते थे और सबके सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती थी। ये रजवाड़े इसी से खुश हो जाते थे और ये हमेशा अंग्रेजों के भक्त बने रहते थे, क्योंकि जयकारा इत्यादि, यही महारानी जयकारा इत्यादि यही सब खूब लगाते थे। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा कि जो हैं भाई केवल रजवाड़ा ही रहेंगे, इनके पास कुछ तो हो नहीं सकता, तो क्यों नहीं इनको हम भारतीय जनपद सेवा जो है उसमें सम्मिलित करें। तो इसने ऐसे बच्चों को जो रजवाड़ों के थे उनको सम्मिलित करने नियुक्ति की जाए, इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ठीक है, फिर भी इसने आईसीएस की परीक्षा के लिए उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। सबसे बड़ी तो गलती यही था। भारत में जब 7 साल का बच्चा हो जाता था तब स्कूल भेजा जाता था। ठीक है, 19 वर्ष तक तो उसका ग्रेजुएशन नहीं पूरा होता था, फिर वह आईसीएस की परीक्षा में बैठता कैसे? तो जैसे उन्होंने 21 से घटाकर 19 की, भारतीय जो राजनीतिक वर्ग था, जो शिक्षित लोग थे, जो कहीं न कहीं जनपद सेवा में आ भी चुके थे कुछ लोग, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। पत्रों में भी इसका विरोध खूब ज्यादा हुआ। ठीक है, उसमें ये लगा लोगों को, भारतीय लोगों को,
कि ये जो उम्र सीमा घटाई गई है उसका मूल उद्देश्य है कि भारतीयों को आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोका जाए। ठीक। द्वितीय अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध में लड़ाई है लॉर्ड लिटन, और जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, यानी इसमें भी अंग्रेज पराजित हुए। ठीक। 1876 में दक्कन कृषक रियासत अधिनियम पारित करा। कहते हैं इसमें कृषकों को कुछ रियायतें दी गई थी जमींदारों के खिलाफ। ठीक है। तो ये लिटन के कुछ कार्य थे जो उसको प्रतिक्रियावादी सिद्ध भी करते हैं। लॉर्ड लिटन के बाद एक उदार गवर्नर वायसराय, सॉरी गवर्नर नहीं वायसराय, लॉर्ड रिपन, से 1884। लॉर्ड रिपन के विषय में जैसे उदार हम लोग कहते हैं वैसे था भी बंदा, है ना। बहुत से कार्य भी किए, बहुत अच्छे कार्य भी किए, भारतीयों के हित के विषय में सोचता था। ठीक है। देखते हैं इसका था क्या। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन लेकर के आए थे मुंह बंद करने वाला। जैसे ही रिपन आया 1882 में उसने इसे समाप्त घोषित कर दिया, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में रद्द कर दिया गया, क्योंकि 80 में आता है, 82 तक जनता को भी ये लग गया था कि रिपन कहीं न कहीं लिटन की जैसा प्रतिक्रियावादी नहीं है, बल्कि ये उदार है, ये भारतीय हितों के विषय में सोचता है, और जब ये भारतीय हितों के विषय में सोचता है तो भारतीयों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेगा। तो उसका आलोचना भी कम हो गई थी, लेकिन लोग आलोचनात्मक पत्र लेखन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लिटन ने उसे रद्द किया ताकि लोग सरकार की आलोचना भी कर सकें। गलत कार्यों की अगर आलोचना करते हैं तो उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। दूसरा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लाया, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। ठीक। यह फैक्ट्री अधिनियम सिर्फ उन कारखानों पर लागू होता था, देखिए, यह फैक्ट्री अधिनियम सिर्फ उन कारखानों पर लागू होता है जिस कारखाने में कम से कम 100 वर्कर्स काम करते हों। ठीक। जिसमें 100 मजदूर कार्य करते हों, यानी जहां पर या जिन कारखानों में 100 से कम लोग कार्य करते हैं वहां पर यह फैक्ट्री अधिनियम लागू नहीं होगा। जहां पर 100 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं केवल यह फैक्ट्री अधिनियम वही लागू होता था। इसमें यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऐसे कारखानों में कार्य नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों के कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। ठीक। यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कार्य की दशाएं निर्धारित की गई। ये कहा गया कि 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करेंगे। दूसरा, बड़ी मशीनों या खतरनाक मशीनों, यहां पर जान जाने का खतरा होता,
उनके बाड़े बंदी की व्यवस्था, बाड़े बंदी करने की व्यवस्था थी इसमें कि ऐसे खतरनाक मशीनों के चतुर्दिक बाड़े बंदी की जाए कि जो लोग वहां मशीन के आसपास कार्य करने वाले नहीं हैं वो उसके नजदीक ना जा सके ताकि दुर्घटना से बचाव हो सके। ठीक है, तो इसमें ये चीज थी इनकी। ठीक, और देखिए आगे, कर हम लोगों ने देखा था कि प्रांतीय और केंद्रीय राजस्व में वितरण किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कर के साधनों को 3 मदों में विभाजित किया। हम लोग इस समय देखते हैं कि केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, 3 चीज देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये चीज कहां से लिया गया, ऑस्ट्रिया से। ठीक, यहां ये हम लोग देखते हैं कि इन्होंने भी ये 3 मद विभाजित किए। पहला साम्राज्यीय मदें, दूसरा प्रांतीय मदें, तीसरा बटी हुई मदें। तीन मदें यहीं से विभाजित हुई और फिर इसी के अनुसार कर का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन को ही हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। 1883 से 85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित करवाया। स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कराया। आज हम जो लोग नगर पालिका, ठीक है, नगर पंचायत, इसकी बात करते हैं वो सब इसी के देन था। कुछ कार्य अच्छे रहे। 1882 शिक्षा की प्रगति को जानने के लिए, भाई वो डिस्पैच के बाद शिक्षा की प्रगति पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसने, रिपन ने 1882 में वो डिस्पैच के लागू होने के पश्चात शिक्षा में कितनी प्रगति हुई, कैसी प्रगति हुई, इसको जानने के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन किया। इन्होंने अपनी जो संस्तुति भी दी थी वो माध्यमिक शिक्षा के लिए दिया था। ठीक है, दूसरा इल्बर्ट बिल विवाद, अठारह सौ 83-84 और इसी इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन को इस्तीफा दे करके वापस जाना पड़ा था। ठीक, अब विवाद था क्या, हम लोग इस पे आते हैं। ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि इस न्यायिक प्रणाली में जज जो हैं वो 2 प्रकार के हैं, जातीय रूप से हैं। एक तो हैं अंग्रेज जज और दूसरे हैं भारतीय। ठीक, लेकिन दोनों के इस पद पर आने की जो परीक्षा है वो समान है, प्रक्रिया समान है। दोनों एक ही परीक्षा देकर के जज बनते हैं, दोनों की एक ही ट्रेनिंग होती है, दोनों एक ही बुक पढ़ते हैं, सब चीजें। तो फिर अधिकार दोनों के अलग अलग क्यों, दोनों के अधिकार भी बराबर होने चाहिए। अधिकार से मतलब जब सुनवाई होती थी तो जो अंग्रेज जज है वो भारतीयों के भी मुकदमे सुन सकता है और अंग्रेजों के भी मुकदमे सुन सकता है। ठीक, लेकिन जो भारतीय है जज वो केवल और केवल भारतीयों के ही मुकदमे की सुनवाई कर सकता था। समस्या ये थी। तो इस इल्बर्ट बिल में ये कहा गया नहीं,
भारतीय जजों को भी भारतीय प्लस अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया जाए। जैसे ये प्रस्ताव आया, इस प्रस्ताव का विरोध प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजों का कहना यह था कि अब काले लोग हमारा निर्णय करेंगे। जहां तक की स्थिति आ गई, यही थी जातिगत श्रेष्ठता। जब ये सारी बात आने लगी तो इतना विवाद बढ़ गया, इसमें अंग्रेजों ने अलग फंड कर ली, इसमें इनको मारने के लिए सुपारी तक दे दिया गया रिपन को। रिपन का बहुत विरोध हो गया। इसके विरोध में लोग सड़कों पर आ गए इंग्लैंड में, और अंत में यह जो बिल था यह पास नहीं हो सका। क्या स्थिति थी? ठीक, इसके अलावा कुछ और कार्य। इनके समय लॉर्ड रिपन ने मैसूर का विलय किया। छोटा सा राज्य, कुछ व्यवस्था के कारण इन्होंने विलय कर लिया। ठीक, प्रथम जनगणना, प्रथम रेगुलर जनगणना है ये 1881 में, और उस समय जनसंख्या जो थी वो 254 मिलियन बताई गई उस जनगणना में। ठीक, 1883 में अकाल संहिता, यानी अकाल पड़ने पर अकाल पीड़ितों की मदद में क्या क्या किया जाएगा, उसका अस्तित्व में आई अकाल संहिता। ठीक, यानी एक नियम कायदे अकाल पड़ने पर जो होने चाहिए वो चीजें आ गई। ठीक, कृषि और वाणिज्य विभाग का गठन किया। अलग अलग चीजें हैं। उपनाम इनका आता है रिपन द पॉपुलर। हाँ, लॉर्ड लिटन के विषय में एक चीज भूल गए थे। लॉर्ड लिटन एक अच्छा कवि भी था, और वह अपनी कविताएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। ठीक है, आप वहां जहां लिख रहे थे वहां पढ़ा सकते हैं। ओवेन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन कविताएं भी लिखता था। ठीक, इल्बर्ट बिल के कारण समय से पूर्व ही इस्तीफा दिया, और इनके बाद लॉर्ड डफरिन, जिनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और इसकी क्लास हम लोग अब कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।